आज हम व्यंजन संधि को देखते हैं। व्यंजन संधि को देखने के लिए देखिए, सबसे पहले देखते हैं इस व्यंजन संधि कैसी होती है। जब किसी व्यंजन के साथ कोई स्वर या व्यंजन आकर मिलता है तब वहाँ व्यंजन संधि होती है। यहाँ देखिए, जब किसी व्यंजन के साथ यानी प्लस के पहले व्यंजन होगा, प्लस के पहले व्यंजन है या नहीं ये हमको कैसे पता चलेगा। यानी कि प्लस के पहले जो भी वर्ण होगा उसमें हलंत लगा होगा, यही इसकी पहचान है कि वो व्यंजन है। प्लस के पहले जो भी वर्ण होगा उसमें हलंत लगा होगा और दूसरी ओर कोई भी स्वर हो सकता है या फिर व्यंजन हो सकता है। यानी किसी व्यंजन के साथ जब कोई स्वर या व्यंजन आकर मिलता है तो दोनों के मिलने से जो परिवर्तन होता है वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। अब अपन सबसे पहले देखते हैं म अनुस्वार। म अनुस्वार देखो, म अनुस्वार यानी म के स्थान पर ये व्यंजन के प्रकार हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रकार है म अनुस्वार। देखिए, म अनुस्वार में म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। म के स्थान पर अनुस्वार। अब अनुस्वार किसे कहते हैं? जब हम किसी में भी जैसे ये अम की मात्रा ये लगा देते हैं तो उसे कहते हैं अनुस्वार। जब अब ये कैसे होता है अनुस्वार? देखिए, जब पहले पद के अंत में म होता है, पहले पद का अंत यानी कि प्लस के पहले म होता है और दूसरी ओर कोई व्यंजन होता है, ये देखिए प्लस के बाद ये देखिए यहाँ पर कोई भी व्यंजन होता है तो म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। अब कैसे होता है? देखिए, ये प्लस है, प्लस के पहले ये पहला पद है और ये प्लस के बाद वाला पद है। तो प्लस के पहले म हलंत है और प्लस के बाद कोई व्यंजन है तो हम क्या करेंगे? पुस्तक लिखेंगे और म के जगह पर अनुस्वार लगा देंगे। पठती इसको वैसा ही लिखेंगे, यानी कि म के स्थान पर क्या हो गया? अनुस्वार। इसलिए इसे म अनुस्वार संधि कहते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है अहम प्लस गच्छामि। तो अहम का म जो है वो प्लस के बाद वाला व्यंजन होने के कारण ह के ऊपर अनुस्वार हो जाएगा, यानी कि अहम गच्छामि। इसलिए यहाँ पे मो अनुस्वार संधि हुई। अब देखिए, लताम प्लस प्रति, प्लस के पहले म है और प्लस के बाद प्र है, प है, तो यहाँ पे लताम प्रति। अब ये म अनुस्वार हो जाएगा। म अनुस्वार को याद रखने के लिए कैसे करेंगे कि प्लस के पहले म होता है और प्लस के बाद कोई भी व्यंजन होता है, तब हम लोग म के जगह पर अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। इसे अनुस्वार संधि कहते हैं। अब आगे देखते हैं व्यंजनों को पढ़ने से, प्रकारों को पढ़ने से पहले अपन देखते हैं णत्व विधानम। ये णत्व विधानम क्या है? देखो, जब कोई भी शब्द आता है, जैसे अपन लोग शब्द कारक रचना बोलते हैं, बालकः बालकौ बालकः बालकम बालकौ बालकान बालकेन, लेकिन जब हम राम के शब्द रूप बोलते हैं तो रामः रामौ रामः रामम रामौ रामान, तब रामेण बोलते हैं। तो बालक का बोलने के समय हमने बालकेन कहा और राम का जब हम शब्द रूप बोलते हैं तो हम रामेण बोलते हैं। तो ये ण क्यों हुआ? तो इसे ही णत्व विधानम कहा जाता है। तो देखिए, ये णत्व विधानम क्या होता है? जब भी किसी शब्द में री री र श हो, जब भी किसी शब्द में री री र श हो और अंत और इसके आगे कोई न हो तो न जो है वो ण में परिवर्तित हो जाता है, न जो है वो ण में बदल जाता है। देखो इसकी परिभाषा, जब किसी शब्द में न से पहले यानी न से पहले री री र श में से कोई भी वर्ण हो तो न की जगह पर न हो जाता है, यानी कि न जो है वो ण में बदल जाता है। अब कैसे? देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है, देखिए बालकेन,
ये देखो बालकेन, तो बालक का न जो है वो न ही है, परंतु हम जब रामायण लिखते हैं तो यहाँ का न जो है वो न में बदल गया। देखो ये है न, और इसके पहले देखो र यहाँ पे लिखा हुआ है र, तो ये र के कारण न जो है वो न में बदल गया। ये देखिए न से पहले था र, तो र होने के कारण ये न जो है वो न में बदल गया। इसे णत्व विधानम कहते हैं। परंतु कभी कभी क्या होता है कि न जो है वो हमको, देखो राम के जो शब्द रूप है, जब हम उसको बोलते हैं तो रामः रामो रामः रामम रामो रामान बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग रामायण नहीं कहते, तो ऐसा क्यों कहते हैं? तो देखिए यहाँ लिखा है रामान, तो जब हम लोग र यहाँ पे देखते, देखो इसको हम लोग वर्ण विन्यास करेंगे तो र प्लस आ, म प्लस आ और आखिरी वर्ण आया न। अब न के बाद न तो कोई स्वर है न तो कोई व्यंजन है। जब न अंतिम वर्ण हो, यानी कि इसके बाद न तो कोई स्वर हो न तो कोई व्यंजन हो, तब वहाँ पर न के स्थान पर न नहीं होगा, तब वहाँ पर न वैसा ही रहेगा। तब वहाँ पर न के स्थान पर न नहीं होता है, वो न जो है वो वैसा ही रहेगा। क्यों होगा? क्योंकि ये न के आगे न तो कोई स्वर है न तो कोई व्यंजन है, ये न जो है वो अंतिम वर्ण है, तो न अंतिम वर्ण नहीं होना चाहिए। देखो रामायण में न प्लस अ है, यानी कि यहाँ पे कोई स्वर उपस्थित है, इसलिए यहाँ पे न की जगह पर न हुआ। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा है पुस्तकानी। देखिए यहाँ लिखा है पुस्तकानी, तो पुस्तकानी में न जो है वो न ही है, यहाँ पर न नहीं हुआ, क्योंकि इसके पहले न से पहले कोई भी री रस में से कोई भी उपस्थित नहीं था। परंतु जब पत्राणी लिखते हैं तब यहाँ पर न हो गया, क्योंकि न से पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे त्र लिखा है, यानी कि त प्लस र है, यानी कि यहाँ पे र उपस्थित है, इसलिए यहाँ पर जो है वो न जो है वो न में बदल जाएगा। इसी प्रकार देखिए नराणाम, न से पहले र उपस्थित है, इसलिए न की जगह पर न हो जाएगा। इसे कहते हैं णत्व विधानम। परंतु कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि न बीच में कुछ ऐसे व्यंजन आ जाते हैं जिनके कारण न के स्थान पर न नहीं होता है। ये देखिए जैसे कि अंतस्थ ल, उष्मण श या स, च वर्ग, ट वर्ग या त वर्ग, यानी कि न और र के मध्य अगर इनमें से कोई भी वर्ण आ जाता है, कौन से वर्ण? अंतस्थ ल आ जाएगा, श आ जाएगा, स आ जाएगा, च वर्ग का कोई वर्ण आ जाएगा, ट वर्ग का कोई वर्ण आ जाएगा, त वर्ग का कोई भी वर्ण आ जाएगा, तो इनके होने पर न के स्थान पर न नहीं होता है। जैसे यहाँ पे देखिए रत्नेन, तो ये देखिए न है परंतु इसके सामने र है, परंतु बीच में त आ गया है, तो त होने के कारण ये जो न है रत्नेन नहीं होगा, रत्नेन ही होगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में त आ गया है। इसी प्रकार देखिए दर्शनानी, यहाँ भी देखिए न से पहले श, री र श, तो श है उपस्थित है, देखिए है ना, ये रेप जो लगी हुई है, दर्शनानी र उपस्थित है, परंतु फिर भी यहाँ पर न के स्थान पर न नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया है, बीच में दर्शनानी। देखो यहाँ पे क्या उपस्थित है बीच में, श, ये देखिए उष्मण श यहाँ दिखाई दे रहा है, श उपस्थित है, इसलिए यहाँ पे न की जगह पर न नहीं होगा। ठीक है, इसे कहते हैं णत्व विधानम। अब अपन देखते हैं संयोग। संयोग किसे कहते हैं? देखिए जब पहले पद के अंत में म हो, यानी कि पहला पद यानी प्लस के पहले का जो वर्ण है वो म हलंत, यानी कि म हलंत होना चाहिए, और दूसरी ओर कोई स्वर हो,
दूसरी ओर कोई स्वर हो, यानी कि प्लस के बाद कोई स्वर हो, तब यहाँ पर संयोग होता है। अब कैसे संयोग होगा, यहाँ देखो, जैसे हम यहाँ पे लिखा है लताम। अब लताम को हम लोग वर्ण विन्यास करते हैं, तो ल प्लस अ प्लस त प्लस आ और म, ये हो गया पहला पद। और दूसरे पद में देखो अ है, तो ये देखो म और अ मिलकर म पूरा हो जाएगा, और ये बाकी सब वैसे ही रहेंगे। तो ये देखो लताम पश्यत, तो यहाँ पर क्या हो गया, संयोग हो गया, संयोग हो गया, क्योंकि ये म हलंत था और सामने अ, तो ये स्वर इसमें आकर मिल गया, तो दोनों मिलकर म को उन्होंने पूरा कर दिया, तो इसमें हुआ लताम पश्यत। तो किम अस्ति, तो बना किमस्ति, ये म में अ मिलकर म यहाँ पर पूरा हो गया। गृहम आगतः, ये म में हलंत है और इसमें आ की मात्रा लग जाएगी, तो गृहम आगतः, इसे कहते हैं संयोग। संयोग कब होता है, जब प्लस के पहले म होता है परंतु प्लस के बाद कोई भी स्वर होता है, तो म में स्वर की मात्रा लग जाती है, इसलिए यहाँ पर संयोग कहा जाता है। अब अपन आगे देखते हैं व्यंजन संधि को। देखिए यहाँ पर व्यंजन संधि का देखो, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे तृतीय वर्ण परिवर्तनम, तृतीय वर्णे परिवर्तनम। अब तृतीय वर्णे परिवर्तनम क्या होता है जानते हैं। देखो तृतीय वर्णे मतलब तीसरे वर्ण में परिवर्तन, तीसरे वर्ण में परिवर्तन। व्यंजन पे देखो, अपन जब अपन ने पढ़ा था तब अपन ने देखा था कि व्यंजनों को हमने 5 वर्गों में बांटा था। अब वो 5 वर्ग कौन से, देखिए क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये 5 वर्ग हैं। तो इसमें ये तृतीय वर्ण है, यानी कि ये जो तीसरा वर्ण है, तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए इसे तृतीय वर्ण संधि कहते हैं। अब तीसरा वर्ण मतलब अगर प्लस के पहले क रहेगा तो वो ग में बदल जाएगा, प्लस के पहले च रहेगा तो वो ज में बदल जाएगा, प्लस के पहले ट रहेगा तो वो ड में बदल जाएगा, प्लस के पहले त रहेगा तो वो द में बदल जाएगा, और प्लस के पहले प रहेगा तो वो ब में बदल जाएगा, इसलिए इसे कहते हैं तृतीय वर्ण संधि। अब देखेंगे आगे, ये देखिए, जब पहले पद में, यानी पहले पद का जो अंतिम वर्ण रहेगा वो प्रथम वर्ण हो, यानी कि ये देखो क, च, ट, प, त, प ये होना चाहिए, और दूसरी ओर यानी कि प्लस के दूसरी ओर वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण हो, या फिर य, र, ल, व हो, तो पहला वर्ण जो है वो तीसरे वर्ण में बदल जाता है। अब कैसे, देखो यहाँ लिखा है जगत, अब ये प्लस के पहले ये देखो त लिखा हुआ है, अब प्लस के बाद कोई स्वर है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो दूसरी ओर कोई भी स्वर हो सकता है, तो ये त जो है वो तृतीय वर्ण में बदल जाएगा, तो त, थ, द, तो क्या हो जाएगा, त का द हो जाएगा, यानी कि हमने जग को वैसे लिखा, त के जगह पर द लिखा, ये ई की मात्रा उसमें लगा दी, तो जगदीश। अगर व्यंजन आता है तो कैसे होगा, देखो दिक प्लस गजह, ये देखो ये क प्रथम वर्ण है, इसके बाद गजह ये तीसरा चौथा, यहाँ देखो, या फिर व्यंजन का तीसरा या चौथा वर्ण हो, ये देखो ये तीसरा वर्ण है, तो क जो है वो ग में बदल जाएगा, तो यहाँ पे क आधा है, तो ये आधा ही रहेगा क्योंकि सामने वाला पद जो है वो व्यंजन है। यहाँ स्वर था इसीलिए हमने स्वर की मात्रा उसमें लगा दी, परंतु यहाँ व्यंजन है, तो व्यंजन रहने से यहाँ ये आधा था तो ये आधा ही रहेगा, तो दिक क का हुआ ग, दिग्गजह, ये गजह को हम वैसा ही लिख लेंगे दिग्गजह, तो ये हुई तृतीय वर्ण संधि। यहाँ देखो अच प्लस अंतः, अब ये च जो है वो च, छ, ज में परिवर्तित हो गया, च, छ, ये देखिए ये ज में बदल गया, और सामने वाला पद था अ, तो अ इसमें बदल गया, मिल गया आकर, तो बना अजंतः। षट प्लस आनन,
तो ट ड में बदल गया तीसरा वर्ण षडानन। अब पर यहाँ पे देखिए अप प्लस ज, ये व्यंजन आ गया सामने, तो प जो है वो आधा ही रहेगा। प की जगह पर क्या आ जाएगा, प फ ब आता है, तृतीय वर्ण होगा ब, तो इसमें होगा ये ब आधा रहेगा। अब ज, अब इस तरह से देखो वाक प्लस अर्थ, इसमें क्या आएगा आप लिखिए महत प्लस दानम। अब यहाँ क्या आना चाहिए आपको समझ में आ गया है, आप लिख के देखिए चित्त प्लस आननः, क्या आएगा देखिए सत प्लस आचारः। अब यहाँ क्या आएगा ये आप अच्छे से समझ सकते हैं, आप उसको देख के नोट कर लीजिए। अब आगे देखते हैं पंचम वर्णे परिवर्तनम। पंचम वर्णे परिवर्तनम, अब पांचवें वर्ण में परिवर्तन। अब पांचवें वर्ण में परिवर्तन कैसे होगा, देखो देखो यहाँ पर पांचवें वर्ण में परिवर्तन। अभी अपन ने देखा कि वर्ग के पांच वर्ग कौन कौन से होते हैं। अब क का पांचवा वर्ण क्या होता है अंग, च का पांचवा वर्ण होता है य, ट का पांचवा वर्ण होता है ण, उसी प्रकार त का पांचवा वर्ण होता है न, और प का पांचवा वर्ण होता है म। ये पंचमाक्षर भी कहलाते हैं। ये पांचवें वर्ण जो है वो पंचमाक्षर भी कहलाते हैं। ऐसा कब होता है देखिए, जब पहले पद के अंत में वर्ग का प्रथम वर्ण हो, यानी कि प्लस के पहले वर्ग का प्रथम वर्ण हो और दूसरी ओर वर्ग का पांचवा वर्ण हो। ये देखिए दूसरी ओर वर्ग का पांचवा वर्ण हो, तब क्या होता है ये जो पहला वर्ण जो है वो इसी वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। ये देखिए दूसरी ओर वर्ग का पांचवा वर्ण अर्थात कोई पंचमाक्षर हो, इसे पंचमाक्षर कहते हैं। इसमें से कोई भी हो तो प्रथम वर्ण पांचवें वर्ण में बदल जाता है। अब कैसे होगा देखो, इस यहाँ लिखा है वाक प्लस मयम। अब प्लस के पहले प्रथम वर्ण है क, अब प्लस के बाद है म। अब ये जो क जो है वो क वर्ग का पांचवा वर्ण बन जाएगा। तो क वर्ग का पांचवा वर्ण क्या होता है अंग, तो हम लोग ने क की जगह पर हम क्या लिखेंगे अंग, तो वाक प्लस मयम बनेगा वांगमयम। इसी प्रकार देखिए जगत प्लस नाथ, प्लस के पहले त है प्लस के बाद न है, तो त का त थ द ध न आता है, तो त में त के स्थान पर क्या आ जाएगा न आधा, क्योंकि यह हलंत है। तो जगन्नाथ जगन्नाथ, तत् प्लस मयम तो इसका भी न हो जाएगा तन्मयम। सत प्लस निधि तो त का न हो गया सन्निधि। इस प्रकार ये हो गया पंचम वर्णे परिवर्तनम। इसमें प्लस के पहले वर्ग का प्रथम वर्ण होता है और दूसरी ओर कोई भी पंचमाक्षर में से कोई भी वर्ण हो सकता है, यानी कि पंचमाक्षर किसे कहते हैं वर्ग का पांचवा वर्ण। तो ये प्रथम वर्ण जो है वो पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। अब आगे देखेंगे, देखिए हस्व र जो है वो दीर्घ र में बदल जाता है। अब हस्व र दीर्घ र में कैसे बदलेगा देखिए, प्लस के पहले कोई भी र होगा, अब प्लस के बाद पूरा र होगा, तो दोनों र मिलकर एक र पूर्ण हो जाता है, तथा उस र से पहले जो भी स्वर होगा उसमें वृद्धि हो जाती है, उसमें वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाएगा, पहले पद में र हो, देखिए ये प्लस है, प्लस के पहले र है और प्लस के बाद भी र है, तो ये दोनों र मिलकर पूरा र बन गया। लेकिन र से पहले जो न में ई की मात्रा है छोटी ई, तो ये बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी, तो निर प्लस रव हो, तो यहाँ बनेगा नीरव, न में बड़ी की मात्रा हो जाएगी। ये देखिए पहले र से पहले जो भी स्वर है उसमें वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो गई मतलब छोटी ई थी तो यहाँ पर बड़ी ई हो गई और ये दोनों र मिलकर र पूरा हो गया। ये देखिए निर प्लस रजह,
तो ये दोनों र मिलकर तो र बन गया, लेकिन न में छोटी की मात्रा थी तो ये बड़ी की मात्रा हो गई नीरजः। इसी प्रकार अंतर प्लस राष्ट्रीय, तो र से पहले त है तो त में आ की मात्रा लग जाएगी, त में वृद्धि हो जाएगी, तो अंतरराष्ट्रीय। निर प्लस रोगः, तो यहाँ बनेगा निरोगः। सबको समझ में आया कि यहाँ पर क्या हुआ कि ह्रस्व र और दीर्घ र दोनों मिलकर दीर्घ र हो जाता है। अब अपन आगे देखते हैं। हमने र में परिवर्तन को पढ़ लिया। अब अपन आगे देखते हैं। यहाँ पर अगर पहला वर्ण त है, पहला वर्ण त है और ये देखिए पहला वर्ण जो है वो ये देखो पहला वर्ण त है और दूसरी ओर च हो तो त जो है वो च में परिवर्तित हो जाता है, च में बदल जाता है। देखिए पहले पद में त और दूसरी ओर च है। ये देखिए प्लस है, प्लस के पहले त है और प्लस के बाद च है, तो ये त जो है वो च में बदल जाएगा। और ये हलंत लगा है मतलब कि आधा ही हो, आधा च होगा, तो सत प्लस चित तो होगा सच्चित। तत् प्लस च तो ये त जो है वो च बन गया, तो तच्च। तो तत् प्लस चित्रम तो ये त जो है वो च में बदल गया, बाकी ये वाला वैसा ही रहेगा, तो तच्चित्रम। इस प्रकार से क्या हुआ, यहाँ पे त जो है वो च में परिवर्तित हो गया। अब इसी प्रकार देखिए त जो है वो ल में परिवर्तित हो जाता है। पहले पद में त होगा और दूसरी ओर ल हो तो क्या हो जाएगा, त जो है वो ल में बदल जाता है। ये देखिए प्लस के पहले त है और प्लस के बाद ल है, तो ये त जो है वो ल में बदल जाता है। समुत प्लस लासह तो ये वाला त जो है वो आधा हलंत लगा है मतलब आधा ल बनेगा, तो समुल्लासह। ये लासह वैसे ही लिखेंगे, सिर्फ त के जगह पर आधा ल हो गया है। इसी प्रकार देखिए उत प्लस लेखः तो त की जगह पर ल हो जाएगा, ये वैसे ही लिखा जाएगा, तो उल्लेखः। फिर तत् प्लस लीनः तो ये त जो है वो ल में बदल जाएगा, तल्लीनः। उत प्लस लंघनम तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, त की जगह पर ल हो गया, तो उल्लंघनम। उत प्लस लंघनम तो बनेगा उल्लंघनम। तो क्या हुआ, यहाँ पे त के स्थान पर च हो गया, यहाँ त के स्थान पर ल हो गया। इस तरह से आज हमने व्यंजन संधि को पूरी तरह से जान लिया।